कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एहसास तो हैं, आवाजें हैं, पर उन्हें बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं? इसी सवाल का जवाब ना पत्थर की दीवारों पर लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में एक जगह है, नाम है भीमबेटका। और यही वो जगह है जहां इंसान ने पहली बार ये तय किया कि उसकी कहानी उसे बनाने वाले से कहीं ज्यादा लंबी जिएगी। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास थे। हम उस पल में वापस जा रहे हैं जब इंसानों ने पहली बार ये फैसला किया कि उनकी कहानियों को अमर होना ही होगा। तो ये है वो जगह जिसने याद रखा। लेकिन देखिए, भीमबेटका कोई एक गुफा नहीं है। इसे एक बहुत बड़े, एक कह सकते हैं जीवित सिस्टम की तरह समझिए। एक ऐसी जगह जो हजारों हजार सालों तक धड़कती रही। ये 700 से भी ज्यादा रॉक शेल्टर्स, मतलब चट्टानी पनाहगाहों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर जो सिर्फ पत्थर में बसा हुआ था। अब जो बात इसे सच में असाधारण बनाती है वो ये है कि एक ही जगह पे हजारों हजार सालों तक अलग अलग तरह के इंसान लगातार रहते आए। ये बहुत बहुत ही रेयर बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जगह में कुछ तो खास था, कुछ ऐसा जो इंसानों को बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। और वो खास बात क्या थी? यहाँ जिंदगी के लिए सब कुछ मौजूद था। पास में ही भरपूर पानी था, शिकार और फल फूल के लिए घना जंगल था, और दुश्मनों या जंगली जानवरों से बचने के लिए एक नेचुरल सिक्योरिटी भी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहां एक ऐसी जिंदगी थी जिसे याद रखने लायक समझा गया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। ठीक है, तो ये हजारों साल पुरानी याददाश्त चट्टानों में तो कैद थी, पर सवाल ये है कि ये हम तक पहुंची कैसे? और इसकी कहानी भी सच कहूं तो किसी खोज से कम दिलचस्प नहीं है। बात है 1950 की। एक ट्रेन भोपाल की तरफ जा रही थी और खिड़की से बाहर देखते हुए एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। उन्होंने कुछ पहाड़ियां देखीं, लेकिन उन्हें ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं लगीं। उन्हें इन चट्टानों का जो शेप था वो यूरोप की मशहूर गुफाओं जैसे फ्रांस में लास्को और स्पेन में अल्तामेरा जैसा लगा। वो वहीं ट्रेन से उतरे, जंगल में अंदर गए, और जो उन्हें वो था भारत का सबसे पुराना विजुअल रिकॉर्ड, हमारी सबसे पुरानी याददाश्त। ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, ये तो उस भूली हुई डायरी को फिर से पाने जैसा था जिसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ही छोड़ा था। अब इस खोज में एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर रोज सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वो पेंटिंग बनाने में अपना कीमती वक्त और एनर्जी क्यों खर्च करेगा? मतलब क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि उस समय पेंटिंग कोई हॉबी या लग्जरी नहीं थी। नहीं, ये जिंदा रहने का, सर्वाइव करने का एक बहुत जरूरी औजार थी, एक टूल। इसका पहला मकसद था एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब बाहरी याददाश्त। देखिए, आज जैसे हम सारी जानकारी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या क्लाउड पे सेव करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही तब के इंसानों के लिए ये चट्टान की दीवारें उनकी हार्ड ड्राइव थीं। कौन सा जानवर खतरनाक है, किस मौसम में शिकार अच्छा मिलेगा, हमारे कबीले में कौन कौन लोग थे, ये सारी जरूरी जानकारी इन तस्वीरों में कैद थी। दूसरा मकसद था एक प्रोटो लैंग्वेज, यानी एक तरह की शुरुआती भाषा बनाना। जब बोलने के लिए शब्द नहीं थे, तब यही तस्वीरें तो भाषा थीं। ये सिंबल्स बताते थे कि यहां खतरा है, या उस पहाड़ी के पीछे शिकार अच्छा मिलेगा, या फिर इस जगह पर हमारी जीत हुई थी। तो ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये असल में भाषा का शुरुआती रूप था, कम्युनिकेशन का पहला कदम। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी मकसद था इमोशंस को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना। ये पेंटिंग सिर्फ सर्वाइवल की कहानियां नहीं बताती, इनमें आपको डांस दिखेगा, सेलिब्रेशन दिखेगा, कुछ रस्में दिखेंगी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वज सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो जिंदगी को पूरी तरह से महसूस भी कर रहे थे। लेकिन एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है कि ये पेंटिंग्स 30,000 साल बाद भी जस की तस हैं? इसका जवाब आर्ट में नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की गहरी साइंटिफिक समझ में छुपा है। उन्होंने सिर्फ पत्थर पीसकर रंग नहीं बना दिया, नहीं, उन्होंने लाल रंग के लिए हेमेटाइट और सफेद के लिए चूना पत्थर जैसे मिनरल्स में जानवरों की चर्बी, पेड़ की गोंद या अंडे की सफेदी जैसे बाइंडर्स मिलाए। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पेंट चट्टान की सतह से केमिकली जुड़ गया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कोई जादू नहीं था, ये प्योर साइंस था। और अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर।
ये वो पड़ाव है जहां इंसान ने सिर्फ दुनिया को रिकॉर्ड करना बंद किया और उसे एक नई शक्ल देना शुरू कर दिया। ये था इमेजिनेशन का जन्म, कल्पना का जन्म। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जू रॉक। सोच कर देखिए, एक ही चट्टान पर 16 अलग अलग स्पीशीज के 252 जानवर बनाए गए हैं। ये सिर्फ जानवरों का झुंड नहीं है, ये दुनिया का पहला विजुअल इंसाइक्लोपीडिया है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने की, उसे व्यवस्थित करने की पहली कोशिश थी। इसी जू रॉक पर एक बहुत बड़ा विशालकाय सूअर का चित्र है, जो असल में किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये एक जानवर नहीं, ये एक आइडिया है, शायद डर का सिंबल हो या फिर शक्ति का कोई देवता। और बस यहीं से इंसान ने सिर्फ वो बनाना बंद कर दिया जो वो देखता था, और वो बनाना शुरू किया जो वो सोचता था। यहीं से मिथकों का, धर्म का और कहानियों का जन्म हुआ। बस कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा है, बीच में आग जल रही है, पूरा कबीला, पूरा समुदाय उसके चारों ओर बैठा है, और दीवारों पर बनी ये पेंटिंग्स उन कहानियों का स्टेज बन जाती हैं जो सुनाई जा रही हैं। इसी कैंपफायर कल्चर से भाषा को एक स्ट्रक्चर मिला, समाज को एक पहचान मिली, और हमारी संस्कृति का जन्म हुआ। तो भीमबेटका उस पहली मानवीय इच्छा का, उस पहले जज्बे का प्रतीक है जहां इंसान ने कहा, मैं यहां था और मुझे भुलाया नहीं जाएगा। आज हम जो कुछ भी बोलते हैं, लिखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, अपनी कहानी को बयां करने की वो जो चाहत है ना, उसकी शुरुआत शायद इन्हीं चट्टानों की दीवारों से हुई थी।